नमस्कार। संस्कार धानी के विशेष कार्यक्रम जो चर्चा चौकसे के प्लेटफॉर्म पर हमने शुरू किया है, हम सब ने मिलकर कॉफी हाउस विचार मंच बनाया है। उसमें धीरे धीरे हम लोग एक एक कदम हर शनिवार को आगे बढ़ रहे हैं और 6 माह हमको लगभग हो चुके हैं और आज फिर हम आपके बीच में हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ जिन्होंने जबलपुर शहर के विकास की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। पूर्व मेयर सदानंद गोडबोले भाजपा के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे मंच पर। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब वह मेयर रहे उस समय जबलपुर शहर की क्या स्थिति थी, उनके मन में उस समय विकास की क्या संभावना थी, क्या परिकल्पना थी जबलपुर को लेके, और लगभग 15 वर्ष बाद आज जबलपुर कितना बदला है, उसे कितने बदलने की ज़रूरत थी, कितना आगे जाने की आवश्यकता थी, या जो रहे हैं बीच में मेयर वो उसको किस गति से आगे ले जा पाए या नहीं ले जा पाए, या विकास की जो सड़क पर जो गाड़ी चली है वो किस स्पीड में चली, उस कितने गड्ढे मिले, उसको कितने ब्रेकर मिले। राजनीतिक ब्रेकर भी हो सकते हैं और तरह तरह के ब्रेकर हो सकते हैं जो विकास में बाधक भी होते हैं। वो क्या क्या है उनके मन में, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका कॉफी हाउस विचार मंच पर हमारा स्वागत है। और आप जबलपुर महानगर के मेयर की कमान आपने संभाली है कुछ समय के लिए, तो विकास का एक लंबा अनुभव रहा है काम करने का। तो हम आपसे जानना चाहते हैं क्या संकल्पना होती है कि अच्छे शहर की, विकसित शहर की, आप थोड़ा सा बताइए। सर्वप्रथम मैं तो आप सारे लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने एक जबलपुर विकास को लेकर, शहर विकास को लेकर एक कल्पना करी और कल्पना को साकार रूप देते हुए आज एक अच्छे नेताओं को आपके द्वारा आमंत्रित किया गया है और उनके विचार से निश्चित रूप से जबलपुर शहर को विकास की जो गति मिलेगी उसके लिए मैं आप सारे लोगों को अपनी ओर से धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं कि अगर ऐसे कार्यक्रम हो तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक भावना के साथ में कोई ना कोई विकास कार्य प्रारंभ हो सकते हैं। और रही बात मेरे मेयर रहने की, तो 17 वर्ष के बाद जबलपुर के चुनाव हुए रहे नगर निगम के। 1995 में मैं पहली बार जबलपुर शहर से पार्षद बना। उस समय कुमारी कल्याणी पांडे जी जबलपुर की महापौर हुआ करती रही और 17 वर्ष के चुनाव होने की वजह से, बाद में चुनाव होने की वजह से जबलपुर शहर एक कस्बा नुमा अपना शहर बन गया था। और जबलपुर नगर निगम का बजट उस समय मात्र 55 करोड़ रुपए का हुआ करता रहा। अब इससे आप अंदाज लगा लें कि क्या विकास कार्य होते रहे होंगे। बार बार हड़ताल, कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलना, ये सारी चीज़ें थी। तो वो जो 5 साल में हमने विकास की एक अवधारणा या जो एक मन में सोचा कि नहीं, अपने शहर को विकसित होने के लिए फंडिंग की आवश्यकता है। और बाई चांस जब दूसरा इलेक्शन आया 2000 में, मैं राइट टाउन वार्ड से पार्षद के रूप में चुना, नेता प्रतिपक्ष बना और जबलपुर के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री विश्वनाथ दुबे जी के साथ में कार्य करने का मेरे को अवसर मिला। और उनके मन में भी जबलपुर विकास को लेकर के सोच थी। उनके साथ भी अक्सर चर्चा हुआ करती रही कि इस तरीके से करे, इस तरीके से करे करके। पर उस समय भी आर्थिक स्थितियां इतनी जबलपुर नगर निगम को साथ नहीं देती थी। बहुत कंगाली का दौर रहा और कांग्रेस की शासन होने के बाद भी और माननीय विश्वनाथ दुबे जी का ऊपरी पहुंच होने के बाद भी जबलपुर शहर के लिए किसी प्रकार की कोई राशि ना आना जो हम लोगों के लिए चिंता का विषय रहा। और हम जितना नेता प्रतिपक्ष के रूप में रोल अदा कर सकते रहे, वो सारा का सारा रोल अदा करने का प्रयास किया। और परमपिता परमेश्वर की कृपा से आखिरी 1 साल मेरे को जबलपुर नगर निगम का महापौर बनने का मौका मिला। और जो सारी चीज़ें मैंने सोची थी वो 6-8 महीने का टोटल मेरे को कार्यकाल मिला था, तो उसको मैंने करने का पूरा प्रयास किया। अगर सर्वप्रथम काम देखा जाए तो आज जो उमा घाट बनना जो प्रारंभ हुआ है वो 2005 में जब मैं महापौर बना था उस समय मैंने प्रारंभ किया रहा। सिद्ध घाट पे कार्य मैंने प्रारंभ किया रहा। या आज जो आप दीनदयाल चौक देख रहे हैं, तो दीनदयाल चौक मैंने मात्र 1 महीने के अंदर और तैयार कर दिया रहा। या आज के कार्यकाल का अगर आप गुलौआ तालाब देखेंगे, तो गुलौआ तालाब के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे। और मेरे को आज जब मेरी श्रीमती जी महापौर बनी, तो वो सारी कल्पनाएं जो मेरे मन में थी, तो इन 5 वर्षों में मैंने सारा वो काम करवाने का प्रयास
हमारे महापौर श्रीमती स्वाति गोडबोले के कार्यकाल में किया, और उसमें हमें सारी की सारी सफलताएं निश्चित रूप से मिली। और आज जबलपुर शहर एक अपनी विकास की जो सीमा होती है वो अब पार करने जा रहा है, या विकास की धारा में शामिल होने जा रहा है। अपन लोग सारे लोग अब जबलपुर शहर की तुलना जो करते भोपाल और इंदौर से करते हैं। जी जी। भोपाल और इंदौर से किसी भी प्रकार से जबलपुर की तुलना ही नहीं कर सकते हैं। जी जी। वो ऐसा मध्य भारत का क्षेत्र है जो मैं बिल्कुल निर्भीक होकर के बोल सकता हूँ कि वहाँ पे सत्ता की लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच चलती है, पर विकास की लड़ाई में वे सारी पार्टियां एक साथ संघर्ष करके और अपने शहर के लिए कहां से फंड लाया जा सकता है उसके लिए प्रयास करती है। पर अपने जबलपुर शहर में इस प्रकार की कोई नेतृत्व प्रबल नेतृत्व नहीं होने की वजह से कि सारे पार्टी के लोगों जिसकी सत्ता है वो प्रबल नेतृत्व में होता है, तो वो सबको बैठाल के कि भाई जे पैसा आना है तो हम केंद्र के लिए दबाव बनाएंगे। एक बात मेरे को याद आती है, श्री प्रकाश चंद सेठी जी जिनको श्रीमती सुमित्रा महाजन जी ने चुनाव हराया था, और इंदौर शहर में पानी की भीषण समस्या थी, तो प्रकाश चंद सेठी मुख्यमंत्री थे और सांसद के रूप में वो श्रीमती सुमित्रा महाजन जी से चुनाव हार गए थे। हारने के बाद भी जब श्री प्रकाश चंद सेठी जी प्रधानमंत्री से मिलवाने के लिए सुमित्रा महाजन जी को लेकर के गए थे तो खुद सीट पे खड़े हो गए थे। जी जी। और श्रीमती सुमित्रा महाजन जी को पीएम के सामने बैठाल के इतना सम्मान देके, और आज इंदौर में पानी की समस्या का निदान जो उस समय हुआ रहा, तो इस तरीके से कार्य करने की वहाँ पद्धति है। अगर ऐसी पद्धति हम लोगों ने श्रीमती स्वाति गोडबोले जी के कार्यकाल में कराने का प्रयास किया और उसकी वजह से बहुत सारे सफलताएं मिली, कोई आंदोलन इसमें नहीं हुए, और आज आप जितने अतिक्रमण देखेंगे, जितने अतिक्रमण थे या जो हमारे मन में थे कि ये हटना चाहिए, चाहे आप कटंगी से लेकर कटंगा से लेकर ग्वारीघाट तक के देख लीजिए तो आपको शानदार रोड मिलेगी। आप रानीताल से चले जाइए और सीधे पंडा की मड़िया तक देखिए, जहाँ चलने फिरने की सड़क आमतौर से नहीं हुआ करती रही। ये हम लोगों के संघर्ष का परिणाम है और सबको साथ लेकर के चलने का परिणाम है, अन्यथा संभव नहीं था। आज प्लेटफॉर्म नंबर 6 की क्या स्थिति थी आप जान रहे हैं, 8-10 फीट की सड़क हुआ करती रही। विकास के लिए सारे लोगों का इकट्ठा होना पड़ेगा। सत्ता संघर्ष में हम लोग अगर लड़ते रहे कोई दिक्कत नहीं है, पर शहर के लिए सारे लोगों ने मिलकर जब तक काम नहीं करेंगे, पैसे की डिमांड नहीं करेंगे, ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे, अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे, जब तक कहीं पे पैसा आना संभव ही नहीं है। आज जबलपुर शहर को अगर स्मार्ट सिटी मिली है श्रीमती स्वाति गोडबोले जी के कार्यकाल में, तो ये भी सारे लोगों की एक प्रमुख उपलब्धि बन के निकली है। इसलिए निकली, 7वां स्थान आना अपने आप में इतिहास बना है। जब श्री वेंकैया नायडू जी बोले थे कि मैं आश्चर्यचकित हूँ कि किस तरीके से स्मार्ट सिटी में जबलपुर शहर 7वां नंबर पे आया हुआ है। स्वाति जी ने विपक्ष के लोगों से बात करी कि भाई अपन सत्ता की लड़ाई जैसे लड़ना है वो लड़े, पर जबलपुर शहर के लिए अगर स्मार्ट सिटी में 200 करोड़ 5 साल तक अगर केंद्र और प्रदेश से आएंगे तो 1000 करोड़ रुपए की राशि जबलपुर शहर में इन्वेस्ट होगी। आज देखिएगा 1000 करोड़ रुपए हमारे जबलपुर शहर में आ रहा है और बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अब काम कराने का काम जो होता है वो सारा अधिकारियों का होता है, कंट्रोल कराने का काम अधिकारियों का होता है, और आप जैसे जो सुधी पत्रकार होते हैं वो सारी बातों को अगर सही ढंग से उठा करके और अधिकारी और जो प्रशासन होता है उसके पास में पहुंचाए तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल में भी बहुत सारी बातें निकल के आ सकती हैं। और जबलपुर शहर में असीमित संभावनाएं विकास की है। 6 माह के कार्यकाल में मैंने करके देखा, और जो भी माननीय महापौर बने तो वो अगर विकास के प्रति और आम नागरिकों के साथ मिलकर संवादहीनता के साथ अगर काम करे तो ऐसा कोई शहर नहीं है जिसका विकास नहीं हो सकता है। असल में आपने अपने कार्यकाल की बात की, बहुत सारे जो काम हुए हैं उनकी बात की। हम एक जानना चाहते हैं कि शहर की अगर अपन परिकल्पना करें तो क्या होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट होने चाहिए, क्या इंस्टीट्यूट होना चाहिए, वो थोड़ा सा हम एक आपका विजन जानना चाहते हैं कि बड़े कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कि स्टेडियम होना चाहिए, कि सड़कें होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए, नदियाँ होना चाहिए, झीलें होना चाहिए, क्या होना चाहिए एक बेहतर शहर के लिए जानना चाहते हैं। इस जबलपुर शहर में अपने को विकास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक रूप से इतना जबरदस्त अपना शहर है, चारों ओर घंघोर पहाड़ियां हैं, ऐसे किसी शहर में नहीं है। आप इंदौर के
चारों ओर चले जाओ या अन्य कहीं चले जाओ, इतने बड़े बड़े पहाड़ कहीं नहीं मिलते। उस पहाड़ को हमारी पूर्व पीढ़ी ने पूरा खोद डाला, तो वो खोदना नहीं था। वहां पे बस्तियां बना दी, एक झुग्गी बनी, दूसरी बन गई, दूसरी बन गई, तीसरी बन गई। आज उसको खाली कराने के लिए 1984 में याचिका लगी, उसका निराकरण जाकर के 2018-19 में होता है, जब जाके पहाड़ी खाली होती है। आज अगर अपन इसी एरिया में ये सारी चीजें घनघोर झाड़ियां लगा देते और वन क्षेत्र डेवलप कर देते, तो इससे अच्छा तो पर्यटन का कोई स्थान ही नहीं हो सकता है, जो अपन लोग चूक गए। आज अगर अपन ठाकुर ताल जाकर के देखें, पहाड़ी के ऊपर बहुत शानदार बना है, या तक्षशिला कॉलेज है, उसके पीछे एक गौर तालाब बना हुआ है। आज चारों ओर से बिल्डर लोगों की नजरें उस पर पड़ गई है। अगर आप लोग जाके देखें और वो मुद्दा अगर उठे, तो वो तालाब इतना अद्भुत तालाब बना हुआ है, चारों ओर से पहाड़ी है, पहाड़ी के बीच में पानी होना जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। या रानीताल तालाब देख ले, पूरा शहर का नाला जाकर के और रानीताल तालाब में खत्म हो जाता है। जो एक लिंक अपने जबलपुर शहर में बनी थी कि हनुमान ताल से आगे आ जाओ तो रानीताल से और नीचे आ जाओ, इस तरीके से सारे तालाबों की श्रृंखलाएं बनी थी। चाहे इधर से ले लें अपन मदन महल पहाड़ी की ओर से, चाहे हनुमान ताल की ओर से ले लें, ये सारे को हमने खो दिया है। अब जितना बचा है, अपन बार बार बोलते 55 ताल तलैया, हम बोले आज 55 ताल तलैया जबलपुर शहर में नहीं बचे हैं, मात्र 22-25 ताल तलैया इस जबलपुर शहर में बचे हुए हैं। अगर खाली उतनी संरक्षित हो जाए तो इससे अच्छा तो पक्षियों के लिए विहार नहीं हो सकता है, इससे अच्छा घूमने के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता है, पर वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। आज संग्राम सागर अगर अपन जाके देखें तो इतना बड़ा ताल कहीं नहीं मिलेगा। अपन भोपाल के बड़े तालाब की बात करते हैं, भोपाल का बड़े तालाब को भी संग्राम सागर हमारा मात करता है। उसका कैचमेंट एरिया जितना था, आज वहाँ सैनिक सोसाइटी की ओर से अगर अपन घुसेंगे तो वहाँ सारे लोगों ने अतिक्रमण करके रखे हुए हैं। अगर वो सारे अतिक्रमण हट जाएं तो ऊपर ठाकुर ताल का पानी नीचे संग्राम सागर में उतरता है आकर के। वहाँ पे जो लेवल बना हुआ था, फ्लड लेवल, मैक्सिमम फ्लड लेवल जो तालाब का था, उसको लोगों ने डाउन कर दिया, पीछे ईंट के भट्टे लगा लिए। तो ये ध्यान कौन देगा? अगर कोई खनिज संपदा हमारी चुरा के लेके जा रहा है तो उसको रोकने वाला अपने यहाँ कोई नहीं था, बल्कि अपने यहाँ के कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट कर करके और करो अतिक्रमण करने की जरूरत नहीं। आज इतनी अच्छी योजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पेश करी हुई है, अगर हम लोग सारे लोग उसमें जुड़ जाएं तो अपन जबलपुर शहर को झुग्गी झोपड़ी विहीन करके और उन सारे लोगों को पक्के मकान आवास उपलब्ध करा सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिर्माण के तहत 2.5 लाख रुपए की राशि जो नॉन रिफंडेबल है, ऐसी नॉन रिफंडेबल राशि अपन अपने शहर में कितनी ज्यादा ला सकते हैं, इसके लिए कहीं प्रयास नहीं हो रहे हैं। अगर ये प्रयास हो जाए तो जितनी झुग्गी झोपड़ी हम 100 एकड़ या 50 एकड़ की जगह निश्चित कर ले कलेक्टर साहब के माध्यम से, और वहां इन झुग्गी झोपड़ी वालों को अपन छोटे छोटे प्लॉट दे दें और प्रधानमंत्री स्वनिर्माण के अंतर्गत जो 2.5 लाख रुपए की राशि है उनको उपलब्ध करा दें। ऊपर से प्रधानमंत्री देने तैयार हैं, पर हमारा शहर लेने तैयार नहीं है, क्योंकि उस तरीके की योजनाएं बनाने वाला जो योजक नेता होता है, वो योजक नेता आज हमारे शहर को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जो सकारात्मक रूप से नेतृत्व करके और सही ढंग से काम कर सके। जय तो आता है पैसा, अगर जय हमारे शहर में 2.5 लाख रुपए अगर 1 लाख लोगों को हम मकान देने में उपलब्ध हो गए, मल्टीप्लाइड बाई 2.5 लाख कर लीजिए तो कितना करोड़ रुपए हमारे शहर में आया। हमारे यहीं के लोगों से वो लोहा खरीदेगा, यहीं से सीमेंट खरीदेगा, यहीं से गिट्टी खरीदेगा, लेबर यहीं से रहेगा, तो कितना व्यापार इसका बढ़ेगा। इस सब में हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं, लड़ रहे हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के, जो इजी अवेलेबल है उसको नहीं लेकर के ऐसे के पीछे पड़े हैं जिसके लिए हमें 5 साल मेहनत करना है। तो पहले जो योजनाएं शासन की बनती है उस और ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अगर उस और हम ध्यान देंगे तो पैसा आएगा तो शहर विकास होगा। ये इस तरीके की शहर विकास की जो कल्पना है वो करना चाहिए, तो सफलता हम लोगों को प्राप्त होगी। एक योजना की बात कर ली आपको, और ऐसे किन क्षेत्रों में आपको लगता है कि होना चाहिए? ऐसे सब है ना, पर्यटन विकास को ले लें। अगर पर्यटन की अपन बात करते हैं तो आज मैं बहुत ज़्यादा तो इस पे नहीं बोलूँगा, पर बार बार मां नर्मदा के शुद्धिकरण की बात आती है। मां स्वयं शुद्ध है, उसको कोई अपवित्र नहीं कर सकता है। अपवित्र करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आज नदी किनारे अगर अपन मकान बनाने जा रहे हैं तो जो सारे अपन तोड़े ना, वहीं का सारा उत्खनन हो रहा है, वहाँ के सारा जो
वृक्षारोपण से आच्छादित पूरा का पूरा मां नर्मदा का आंचल था, वो सारा हमने खाली कर दिया है। और उसके बाद भी आज हम रुक नहीं रहे कहीं पे। अगर कहीं भेड़ाघाट जाने के लिए हमारे पास अगर भेड़ाघाट चौराहे से सड़क थी तो हमने नई सड़क बना ली है। अब नई सड़क बनने के बाद में सड़क एक अच्छे उद्देश्य को लेकर के बनी थी कि यहाँ से हम भेड़ाघाट और धुआंधार में बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं, पर लोगों ने क्या किया, लोगों ने उसका मिसयूज़ किया। जो खेती की ज़मीन थी वहाँ सारे के सारे प्लॉटिंग कटने लग गए। प्लॉटिंग कट के आज वहाँ मकान बन रहे हैं। वहाँ 3-4-5 हज़ार एकड़ में अगर आप जाके देखेंगे तो पूरा का पूरा मकानों का एक कंक्रीट का जंगल वहाँ पे उग के तैयार हो जाएगा। आज 5 साल बाद अपन लोग धुआंधार में खड़े हो करके और जो अपन शानदार फुहार लेते रहे, तो अपन गंदी फुहार वहाँ लेंगे और कोई अपने यहाँ पे आएगा नहीं। तो शासन प्रशासन ने वहाँ जितने कॉलोनी बन रही है वो कॉलोनी पे रिस्ट्रिक्शन लगाए कि वहाँ कोई कॉलोनी नहीं बनेगी। कैसे माँ का आंचल शुद्ध नहीं रहेगा? खेती सारी खत्म कर रहे हैं अपन, तो ये खेती भी खत्म नहीं होनी चाहिए। शुद्धिकरण की बात करना अलग है, पर जाकर के और बड़े नेताओं ने मिल के कि भैया यहाँ कोई कॉलोनी नहीं बनेगी, इसकी परमिशन हम नहीं कराएंगे। अगर कोई अवैध मकान एक भी बनता है तो हम इसको तोड़वाएंगे, चाहे वो हमारा कितना भी परिचित या निकट का व्यक्ति रहा हो। तो ये काम अगर होगा तो सारी चीज़ें होंगी। नहीं है तो आज आप जाके देख लीजिए, नई रोड जो अच्छे उद्देश्य को लेकर के बनी थी, पर लोगों ने उसका दुरुपयोग किया कि भैया शानदार रोड बन गई, आजू बाजू कॉलोनी बना दो, फार्म हाउस बन रहे हैं लोग के। अब सारा का सारा जो सीपेज का पानी है, आखिर सबसे लोएस्ट पॉइंट किसी भी शहर का नदी होती है। नाली, नाली के बाद नाला, नाले के बाद में छोटी नदी, छोटी के बाद में जो बड़ी नदी होगी। हमारे यहाँ बड़ी नदी माँ नर्मदा है, तो पूरा का पूरा जाकर के जितना सीपेज का पानी है, सेप्टिक टैंक का पानी है, वो सारा वहीं जाएगा। अपन कल्पना कर सकते हैं लमेटा का पानी उठा के ड्रेनेज का और हम तिलवारा के इस तरफ ले आए, संभव ही नहीं हो। उसका लेवल डिफरेंस कम से कम 100 फीट होगा अगर अपन तिलवारा की सड़क पे खड़े हो जाएं और लमेटा की वहाँ चले जाएं। तो ये सारी चीज़ों की और शासन प्रशासन और जो नेता पावर में होते हैं उनने सारी ये चीज़ें अपने पावर का उपयोग करके और करवाना चाहिए। क्यों नहीं होगा? हम लोग सफल हो जाएंगे उसमें। ये जो पावर में उसकी भी एक आम सिटीजन के रूप में आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर वो नहीं कर रहा है तो उसको उस दिशा में उसकी आँख लाइए या यहाँ देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप जो बोल रहे थे, किसकी जिम्मेदारी है कि शासन की योजनाओं को यहाँ लाए? मान लीजिए कोई एक निगलेक्ट कर रहा है, तो क्या जो गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी होती है उसके नेताओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? इसमें रूलिंग नेता वाली कोई बात नहीं आती है। इसमें तो जागरूक उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ध्यान आग्रह करें। देखिए, जागरूकता की बात सारी होती है। प्रधानमंत्री जी ने तो देश को संबोधित किया कि जितने आवास है उन सारे लोगों को हम 2.5 लाख रुपए स्वनिर्माण के तहत देंगे। जो नॉन रिटर्नेबल है, तो वो 2.5 लाख का उपयोग क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं? हमने एक छोटी सी बस्ती बनाई जिसके लिए अभी पिछले कार्यकाल में संघर्ष किया, तो जाकर के आज वहाँ लगभग 1000-2000 लोगों को वो मकान सारे उपलब्ध हो गए। उन्होंने खुद बना लिए, गरीब लोगों ने, आज वो खुश हैं। और एक ऐसा एरिया जो खेती का नहीं रहा, पहाड़ों का रहा, उस पहाड़ी के एरिया पे बंजर ज़मीन पे और सारी प्लॉटिंग करके कलेक्टर ने दे दी। तो ऐसी जगह अपन डेवलप करें ना सारी की सारी, एक बसाहट भी अच्छी होगी और उन लोग बेचारे जो गरीब लोग जो छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं उनको तो योजना का पता ही नहीं है। इस वजह से ये बात है, आप झुग्गी झोपड़ी में जाइए, हाथ जोड़िए, उनसे बोलिए भैया आपको यहाँ प्लॉट दे रहे हैं, जो 2.5 लाख रुपए की राशि दे रहे हैं, आप खुद खड़े हो और आप खुद मकान बनाओ। वो सारे के सारे मकान बनाएंगे, उनको लेबर पेमेंट भी उनकी मिल जाएगी, उनका घर खर्चा भी चल जाएगा और उनके हिसाब का एक पक्का मकान उनको उपलब्ध हो जाएगा और शहर के लिए पैसा आएगा हमारे लिए। आपको लगता है कि जबलपुर विकसित होते हुए कहाँ खड़ा है विकास के दौड़ में, कहाँ खड़ा है? कितनी संभावना है भी जाना है? मैं कहूँ जबलपुर शहर में मैं बार बार जो विकास की बात बोल रहा हूँ, एग्रीकल्चर में अगर अपन जाते हैं तो सबसे अच्छा टमाटर हमारे यहाँ हो रहा है, सबसे अच्छा मटर हमारे यहाँ हो रहा है। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम देश में नंबर 1 पे हैं। यहाँ का जो मटर होता है वो नागपुर मंडी में जाता है, यहाँ से 5 रुपए किलो खरीदता है। नागपुर मंडी में खाली ट्रक सवेरे 4 बजे जाके खड़ा होता है, उस मटर की कीमत 50 रुपए हो जाती है।
तो हमारे यहाँ ऐसा फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कोई ऐसे कारखाने या उद्योग क्यों नहीं लगे, या लोगों ने क्यों नहीं लगाए कि हम ही अपना मटर खरीदेंगे, यहीं पे हम उसको बना लेंगे, तैयार करेंगे, उसको फिल करेंगे और हम सारे देश में सप्लाई करेंगे। या टमाटर का जूस बन रहा है कहीं पे, या स्केचअप बन रहा है, और कितनी सारी चीज़ें बन रही। तो ऐसी संभावनाएं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो वो सारी संभावनाओं को हम लोग छोड़ करके और नए विकास की ओर दौड़ रहे कि आईटी पार्क बन जाए। आईटी पार्क बनना एक अच्छी बात है, पर जो चीज़ हमारे यहाँ उपलब्ध है वो छोड़ के नई चीज़ के पीछे अपन दौड़ते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो जो पहले हमारे पास उपलब्ध है वो सारे संसाधनों का हम उपयोग करें, उसके बाद नई चीज़ के पीछे अपन दौड़े। अब आईटी पार्क वाले जनरल वहाँ जाते हैं, अगर अपन देखेंगे जहाँ पे एयर कनेक्टिविटी उनको बढ़िया मिलेगी। उसके जो सीईओज होते हैं वो 2 मिनट में एक बार इंदौर एक ही बार में मुंबई जाएगा, उसके और 1 घंटे बाद आप देखोगे तो दिल्ली पहुँच जाता है, 1 घंटे बाद देखोगे तो बेंगलोर पहुँच जाता है। तो ऐसे जगह जनरल आईटी वाले सारी की सारी उपलब्धता होती है। हमारे आईटी पार्क बना बहुत अच्छी बात, पर उसको विकास होने में आज कम से कम 15-20 साल लगेंगे, उसके बाद वो विकसित होगा जा करके। तो जब तक तो हम चूक जाएंगे ना। उपलब्धता नहीं है इस तरीके से, मानो उसकी उपलब्धता नहीं, उसकी उपयोगिता है। जैसे अब पेटी एमजे अपने यहाँ खुल गया, आखिर 200-250 लोग अपने यहाँ पे वर्क तो करने लग गए। आज जबलपुर शहर में हमारे यहाँ अगर कोई पुणे में जॉब कर रहा है तो उसको वेतन मिल रहा है 40,000 रुपये, और यही 40,000 रुपये अगर जबलपुर में उस व्यक्ति को मिल रहे हैं जो आईटी पार्क में काम कर रहा है, तो वो उसकी सैलरी वहाँ से 3 गुना ज़्यादा उसका अनुभव होता है। मतलब वो 1.5 लाख के बराबर वो 40,000 का करता है काम। यहाँ कोई भी किराए का मकान 4-5 हज़ार में मिल जाएगा। अगर एक वहाँ पे फ्लैट कोई किराए पे लेने जाता है तो 20,000 से कम में किसी को फ्लैट नहीं मिलता है। खाने पीने में वहाँ इतना जो उद्योग वाले लोग हैं इतना लूटते भी आए, आप तो आईटी में वर्क कर रहे हैं तो उसकी कीमतें उन लोग 2 गुना और 3 गुना वहाँ पे मान के चलते हैं। तुम पैसा कमा रहे तो हम कमाएंगे, ये चीज़ें होती है जनरल आईटी में। और एक धनाढ्य वर्ग ऐसा बन जाएगा आईटी आने के बाद में कि बाकी नीचे वालों के लिए डेवलपमेंट की संभावनाएं खत्म हो जाती है, वर्ग विभाजन हो जाएगा, विभाजन हो जाता है, वर्ग विभाजन है सारा का। बीच में आपने एक बात कही थी कि विजनरी नेता की कमी है जो हमारा पिछड़ रहे हैं, और ये बात भी आपने कही है कि जो हमारे पास पहले से है उसको विकसित करें, जो बाकी चीज़ें तो अब जो विजनरी नेता के जैसा हमने अपने यहाँ राइट टाउन स्टेडियम बना, जब स्मार्ट सिटी के अंतर्गत उसका निर्माण होने की बात चली थी तो बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध भी किया है कि नहीं हम यहाँ नहीं बनाएंगे। हमारे पास ये भी रहा और जो बहुत सारे गांव हमने करीब एक्वायर किए थे परिसीमन में, वहाँ पर एक खेल गाँव बनाने के बाद पर विरोध हुआ, कुछ समय चला, लेकिन फिर वो आके वहीं बन गया। तो आपको लगता है कि ये विज़न की कमी के कारण हुआ है या कुछ और हित रहे? ऐसे ही भंवरताल गार्डन का डेवलपमेंट हुआ, जबलपुर की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, आपने परिसीमन में किया, जो पैसा भंवरताल गार्डन के उन्नयन में लगाया आपने, अगर उस पैसे का कहीं और उपयोग करके 4 गार्डन और बना देते तो मुझे लगता है ज़्यादा लोगों को मिल पाता, ज़्यादा लोग खुश होते। तो क्या विकास की इस तरह की परिकल्पना है कि उसी को रीजनरेट कर रहे हैं, रिपेयरिंग वर्क करते रहे? कुछ एक वर्ड निकाला था बीच में कि कुछ मेयर रहे जो रिपेयरिंग मेयर रहे हैं हमारे यहाँ, उनका पूरा कार्यकाल सिर्फ रिपेयरिंग में चला गया, नवनिर्माण कुछ नहीं हुआ। तो विज़न के क्या, इसको कैसे देख रहे हैं आप कि ये विज़न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहले आप स्टेडियम की अगर बात करते हैं तो जिन जिन शहरों में स्टेडियम बना हुआ है वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने स्टेडियम बनाया है। क्या जबलपुर शहर में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है वो स्टेडियम बनाने तैयार है क्या? किसी भी शहर में, इंदौर में किसने बनाया? सवाल क्या हो रहा है? यशवंत राव। सवाल ये जी, जो पैसा आप बता रहे वही तोड़ने में और नवनिर्माण लगा, आपकी बात प्लेन जगह में बना, आपकी ही बात पैसा था, आपकी ही बात हम बताने जा रहे हैं। क्या 150 करोड़ आज अभी वहाँ पे मात्र 48 करोड़ का काम चल रहा है। जी। क्या 48 करोड़ में बड़े स्टेडियम की कल्पना आप कर सकते हैं क्या? पहले तो जी आप समझे। और बार बार अपन जब स्टेडियम की बात करते हैं कि हमारे शहर में बड़ा स्टेडियम होना चाहिए, इंद्रप्रस्थ स्टेडियम बना किसका है? इंदौर में स्टेडियम बना किसका है? ग्वालियर में स्टेडियम बना किसका है? भोपाल में स्टेडियम बना किसका है? नागपुर में स्टेडियम बना किसका है? सारी जगह जो स्टेडियम बने, बार बार स्टेडियम मतलब लोग क्रिकेट के साथ जोड़ते हैं,
और जितना क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बनाता है उसमें वो उस जगह इन्वेस्ट करता है जहां पे क्रिकेट प्रतियोगिताएं आयोजित कर सकते हैं। अपने जबलपुर शहर में एक बार रणजी ट्रॉफी हुई रही, एक बार सुनील गावस्कर आया, एक बार कपिल देव आया हुआ है इसी स्टेडियम के अंदर। तो ये जो स्टेडियम बनेंगे, क्या इसकी उपयोग अन्य खेलों के लिए अपन कर पाएंगे? क्या कोई नहीं कर सकता। वहां ट्रैक पे आप दौड़ नहीं सकते हो। आप इंदौर चले जाइए, क्या क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आम लोगों के लिए, आम मतलब स्पोर्ट्स के लिए उसका उपयोग करने देता है? क्या कहीं नहीं करने देता। आज जो स्टेडियम जबलपुर शहर में बन रहा है, उस स्टेडियम में क्या क्या है? उस स्टेडियम में बैडमिंटन है, उसमें स्टेडियम टेबल टेनिस का बनने जा रहा है, उसमें स्नूकर बन रहा है, उसमें बिलियर्ड बन रहा है, उसमें खिलाड़ियों को रोकने के लिए स्थान बन रहे हैं। ऊपर उसमें बास्केटबॉल के भी 2 मैदान छत के ऊपर बनने जा रहे हैं। क्या ये चीज़ें बड़े स्टेडियम में संभव हो पाएगी? क्या आज रानीताल का स्टेडियम अपना बना हुआ है, जो रानीताल का स्टेडियम किसके अंडर में आप जान रहे हो? क्या क्रिकेट के अलावा कोई स्पोर्ट्स आप वहाँ कर सकते हो? क्या तो जे खिलाड़ी हमारे कहाँ जाएंगे? क्या टेबल टेनिस वाला वहाँ जाकर के टेबल टेनिस खेल सकता है? क्या बैडमिंटन वाला खेल सकता है? क्या फुटबॉल वाला खेल सकता है? क्या मैं सिर्फ अपनी बात रख दूँ, फिर आपकी बात का भी मैं जवाब दे दूंगा। तो ये चीज़ें करने के लिए जबलपुर शहर में एक मध्य में बना स्टेडियम, जो हमारी देश आज़ाद होने के बाद पंडित रविशंकर शुक्ल जी के नाम से बना था, जिसमें सारी की सारी मिट्टी डल के और सीटिंग की व्यवस्था थी, उसको आज तोड़ करके एक हिस्से को हमने डेवलप करके और इतना सारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में हमने उसको बना के दिया। ये शहर की उपलब्धि है। दूसरी बात आपने भौरताल गार्डन की करी। भौरताल गार्डन कब बना? अगर अपन उसको देखेंगे भौरताल बनने की बात में, तो 1960 या 65 या उसके थोड़ा और पहले भौरताल बना होगा। जिस समय भौरताल गार्डन वहाँ पे बना हुआ था, उसमें नीचे रोड लेवल से वो काफ़ी ऊपर था, या पुराने स्तर का वो गार्डन बना हुआ रहा। आज वहाँ पे मिट्टी डालने के बाद में उसको रोड लेवल से आपने ऊंचा किया। अपन जिस घर में रहते हैं, क्या 25 साल बाद वो घर को अपन उसी घर में वैसे के वैसे रह सकते हैं? क्या आज अपन चारों ओर जो मकान बने, चारों ओर खबड़े के मकान बने थे, आज वहीं भौरताल गार्डन के चारों ओर 10-10 मंजिल के मकान बन गए। लोगों ने अपनी प्लिंथ लेवल ऊंची कर लिए। भौरताल गार्डन जो पहले बना हुआ था, वो सारा का सारा वाटर लॉगिंग का एक एरिया बन गया था। कोई बरसात में वहाँ घूम नहीं सकता ना। आज बरसात में जब वहाँ पे अपन लोग जाते हैं तो बहुत आराम से आप घूम रहे हैं। आज शानदार वहाँ लेआउट बना हुआ है, या अन्य सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्धता वहाँ पे आ गई है। और जो नए गार्डन की बात थी, नए गार्डन अपने यहाँ जबलपुर शहर में 5 शानदार नए गार्डन बन के तैयार हो रहे हैं। शायद आप लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए हो, तो मैं आपको जगह बता दूंगा। एक जगह मैं आपको बताता हूँ, JDA का चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। आप जाकर के देखिए, जहाँ चंद्रशेखर जी की मूर्ति लगी थी, आज नए रूप में वहाँ पे विकसित होने जा रहा है। एक आधारताल में विकसित होने जा रहा है, एक शिवनगर में विकसित होने जा रहा है, या एक नया जो है अपना गुप्तेश्वर में विकसित होने जा रहा है। तो ये सारे नए गार्डन ही तो बन रहे हैं। नए गार्डन की जगह यहाँ 2 तरीके के अपने यहाँ विकास की कल्पनाएं चलती है। अपने यहाँ एक है जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। जबलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो काम है वो है विकास करना। अपन विकास की सारी कल्पना उठा करके नगर निगम को दे देते हैं। नगर निगम डेवलपमेंट कर सकता है, पर क्या वो जमीन एक्वायर कर सकता है? क्या वो नए कॉलोनी बना सकता है? क्या उसके पास में वो पावर है क्या कि हम कहीं पे ट्रांसपोर्ट नगर बना दें, या कहीं पे हम मेडिकल हब बना दें? ऐसी सारी चीज़ें नहीं हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये जबलपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आती है। जो हमारे पुराने प्रशासनिक अधिकारी या जो हमारे माननीय JDA अध्यक्ष थे, अगर उन लोगों ने जो कल्पना की होती, आज जैसे विजयनगर में लगभग 1000 एकड़ का हम लोगों ने JDA ने एक्वायर करके रखा हुआ है, क्या हम वहाँ पे शानदार मैरिज गार्डन नहीं बना सकते हैं? जब हम लोगों ने उसके लिए शासन ने निर्धारित किया कम से कम 2 एकड़ चाहिए, तो 2 एकड़ मतलब आज वहाँ 100 मैरिज गार्डन बना दीजिए और 200 एकड़ जगह
आप दे दीजिए और 100 शहर के अच्छे लोगों को जो वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं 100 मैरिज गार्डन बना दीजिए। ऐसे ही अगर अपन टाल उद्योग को देखें तो अपन 25-50 एकड़ टाल वालों को जगह देते हैं तो अपना पूरा मदल महल का एरिया खाली हो जाएगा, एक जगह आ जाएगा। अगर अपन मेडिकल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं 3 जगह अपने यहाँ मेडिकल कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। शास्त्री ब्रिज पर हमेशा जाम लगा रहता है। क्या हम मेडिकल कॉम्प्लेक्स की कल्पना नहीं कर सकते कि आप 10 एकड़ जमीन बना दीजिए, वहाँ पूरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स बन जाए। सोने की बात करते हैं तो आज हमारे बेचारे जितने सोनार लोग हैं वो नुनाई सुनाई, इसके अलावा कहीं काम नहीं, उनको सिक्योरिटी नहीं है। अगर ऐसा अपन 10 एकड़ में शानदार कॉम्प्लेक्स बना दे, वो खुद पैसा लगाने तैयार है पर जगह तो मिले। इसी विजन की बात तो बन कर रहे हैं। जे डेवलपमेंट का विजन होता है, अगर जे विजन अगर हमारे शुरुआत से होता, आज इंदौर में जो भी डेवलपमेंट आपको दिखता है वो जबलपुर इंदौर नगर निगम के द्वारा नहीं किया गया है, वो सारा डेवलपमेंट इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा आप किया गया है। जितना बड़ा बड़ा आप डेवलपमेंट देखते हैं उनने सोच को डेवलप किया और उनने पूरा विकसित किया। आज इंदौर उज्जैन जुड़ नहीं जा रहा है लगभग। देखिए, आम आदमी को इससे मतलब नहीं है कि वो जेडीए कर रहा है कि नगर निगम कर रहा है कि अब स्मार्ट सिटी एक नई एजेंसी आ गई है वो कर रहा है। आम आदमी को इससे मतलब नहीं, वो टैक्स देता है। आप लोग इंडियन की बात की अच्छी बात है, 5 पार्क बन रहे हैं, लेकिन जब तेवर को हमने एक्वायर किया तो हम अखबारों में छापते हैं, भंवरताल गार्डन में सुबह घूम रहे हैं तो तेवर का गाँव का आदमी टैक्स में अखबार में जब छपता है ना कि बहुत अच्छा गार्डन बना है, हाँ। कोई दो राय नहीं कि बहुत उच्च स्तरीय बना है। तेवर के गाँव का आदमी देखता है कि टैक्स हम भी दे रहे हैं लेकिन हम वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। खास हमारे आसपास भी ऐसा गार्डन होता है। तो सबका साथ सबके विकास की बात हमने की कि अगर हमारे पास चीज़ है तो और बढ़े, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, पॉपुलेशन स्टेबल नहीं है, नए बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, एरिया बढ़ रहा है। तो हमारा उद्देश्य है कि अगर स्टेडियम भी बने तो ज़्यादा बने, गार्डन भी बने तो ज़्यादा बने, ताकि ज़्यादा लोगों की रीच हो पाए। ये विकास का विजन होना चाहिए। आपने 2 लोगों को एक साथ जोड़ दिया, भंवरताल गार्डन और तेवर गाँव। हाँ। तेवर एक गांव था जिसको मध्य प्रदेश शासन ने 6 साल पहले शहरी सीमा के अंतर्गत उसको सम्मिलित किया। तेवर में कौन सी संभावनाएं नहीं है बताइए? तेवर में विकास की सबसे ज़्यादा संभावना है, सबसे बड़ा तालाब तेवर में है। क्या वहाँ के लोगों ने उसको रोक के रखा? क्या चारों ओर से पुरने जा रहा है? अब तो वो शासन के ऊपर है, आपने एक्वायर कर लिया। फिर दूसरा वहाँ पे माँ त्रिपुर सुंदरी का करने के समय का बना हुआ मंदिर है। बिल्कुल। तो जे इतना पुरातन चीज को हम लोगों ने भुना नहीं पाए, ये हम लोगों के लिए विजन की कमी रही, विजन की कमी। और दूसरा, जहाँ आप टैक्स की बात करते हैं कि टैक्स वहाँ लग रहा है, जब आप शहरी सीमा में सम्मिलित तो होना चाहते हो, शहरी सीमा जैसा विकास तो चाहते हो, पर शहरी जितना वहाँ टैक्स नहीं लग रहा, आज उसका कंपेयर कहीं राइट टाउन से नहीं है। ठीक है, वहाँ की एक जो शासन की नीति होती है उस नीति के तहत वो दे रहा है। आज राइट टाउन वाला 10,000 रुपए टैक्स दे रहा है, कल्पना होती ना, और वहाँ का 500 रुपए टैक्स दे रहा है, दोनों में अंतर है ना कि हम भी वैसे ही जाएं जैसा चाहते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इस कार्यकाल में महापौर जी के कार्यकाल में किसी भी पार्षद के साथ भेदभाव नहीं किया। भेदभाव ऐसे नहीं किया कि 38 लाख रुपए की राशि उनने अपने पहले कार्यकाल में पार्षद विकास मद में दी, दूसरे में 48 लाख की दी, तीसरे में 55 लाख की दी, चौथे में 68 लाख की दी, 70 की दी, 72 की दी। तो आखिर वहाँ पे हम लोगों ने विकास के लिए सारा जो पार्षदों के माध्यम से होता है वो विकास की बात करी। दूसरा, पहले क्या वहाँ सफाई कर्मचारी हुआ करते रहे क्या? जबलपुर शहर के राइट टाउन, नेपेड टाउन या गोल बाजार में अगर 40 कर्मचारी थे तो उतने ही सफाई के कर्मचारी हम लोगों ने वहाँ उपलब्ध कराए। क्या इसके बराबरी से टैक्स की वसूली वहाँ से रिटर्न आने लगी क्या? इतने कर्मचारियों की तनख्वाह, इतना डेवलपमेंट का काम, फिर वहाँ पे लाइटें नहीं थी, आप गांव के अंदर जाते लाइटें नहीं थी, आज उनको लाइट मिलने लग गई। आज वहाँ पे अमृत योजना के तहत लगभग 21 पानी की टंकियाँ बनी हुई है। जो 150 करोड़ रुपए की योजना आई तो वो 150 करोड़ रुपए की सारी योजना 40 MLD का पानी, ये सारा का सारा जो 55 गांव है उन सारे 55 गांवों में हम MLD का 40 MLD का पानी पहुंचा रहे हैं और ये सारी टंकियां बन के तैयार है। और इसको ओपनिंग होने में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका ओपनिंग भी किया। अब ये आम जनता को जब पता लगेगा, जब तक समय इसलिए निकल जाता है कि पहले योजना बनाना, जो नेता चुन के आता है उसका अपना विजन होता है, विजन के अनुसार वो सारा कार्य करने के लिए जाता है। टेंडर ऐसी प्रक्रिया है कि आज हम सैंक्शन किया,
समय लगता है। कल तत्काल शुरू कर दे ऐसा होता नहीं, योजनाएं हमने कैच किया उसको। और आप जान रहे कि 150 करोड़ रुपए की योजना आई थी, आप लोग सारे लोग गवाह हैं किन किन लोगों ने उस योजनाओं को डैमेज करने का काम किया। उन लोगों ने डैमेज किया जिसकी वजह से आज हम 6-8 महीने पिछड़ गए। अगर हम पिछड़ते नहीं तो हम आज 1 साल पहले ही वहाँ के लोगों को पानी उपलब्ध करा देते, जो उपलब्धि थी हो जाती है हमारी। आपने अपने कुनबे में शामिल किया है तो देना तो पड़ेगा ही आपको। लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ हैं, इसका कोई सवाल है? आपने प्राकृतिक पर्यटन की बात की, तो प्राकृतिक पर्यटन के रूप में जबलपुर में एकमात्र भेड़ा घाट जिसकी चर्चा होती है, लोग देखने भी आते हैं, उसका भी एक मनुष्य के रूप में हमने नुकसान ही किया है। और जिस ताल में उत्ताल तरंगों का एक वैभव होना चाहिए था, वहाँ हम कॉलोनी और स्टेडियम बना रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अब पर्यटन के दूसरे आयाम की तरफ भी अपनी नज़र डालनी चाहिए। हमारे यहाँ कल्चुरी, गोंडवाना, मराठा और ब्रिटिश, ये जो 4 कालखंड हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे मील के पत्थर हैं जिनको हम अगर एनकैश करके पर्यटन की दिशा में ले जाएँ तो पूरे विश्व में जबलपुर का बहुत ज़्यादा नाम हो सकता है और अर्थव्यवस्था को तो मजबूती मिलेगी। सदानंद गौडबोले को अगर हम पर्यटन की कमान सौंपते हैं जबलपुर में, तो उनका क्या विज़न होगा पर्यटन के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जबलपुर शहर में सिर्फ मैं एक ही बात बता दूं जिसके आधार पे हम पर्यटन को इतना अद्भुत रूप से विकसित कर सकते हैं, बाकी तो सारी चीज़ें हम छोड़ ही दें। जबलपुर शहर का अगर ब्रांडिंग होना है तो बैलेंसिंग रॉक से आप ब्रांडिंग कर दीजिए। इतना शानदार जो पिन पॉइंट पे खड़ा है बैलेंसिंग रॉक बन के, इसका हम लोग ब्रांडिंग नहीं कर पाए। इससे ज़्यादा और कौन सी बात हो सकती है? जब लोगों को बताते हैं, हम लोगों ने मतलब जितने भी कार्यकाल में हम रहे या स्वाति जी रही, हमने बड़े नेताओं को खाली अगर कोई गिफ्ट दिए हैं तो उसी का फोटो दिए हुए हैं, जो उन लोगों ने अपने ड्राइंग रूम या अन्य जगह आज भी लगा के रखा हुआ है। वो बोलते हैं यार भैया इतनी अद्भुत चीज़ है, तो वो पिन पॉइंट है ना, आप खड़े तो हो जाइए। ये तो मैं बीच पे थोड़ा रोकूंगा। ये जो बैलेंसिंग रॉक है हमारे हिंदुस्तान के और भी कुछ शहरों में है। मेरा ये कहना है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अदृश्य हैं, अगर हम उनको खोजते हैं जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं है, वो जबलपुर में है। जैसे डंटा रॉक्स है, करोड़ों साल पुराने है, हमारे फॉसिल पार्क है, करोड़ों साल पुराने वहाँ फॉसिल्स है ना, उसको हम ब्रांडिंग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल करना ही चाहिए। अभी तक नहीं किया गया है। हमारे रेलवेज के ऐसे मील के पत्थर हैं जो पूरी दुनिया के इतिहास को जोड़ते हैं। रेलवेज है, बहुत सारे ऐसे माइलस्टोन्स हैं, तो उस दिशा में हम एक आपका विजन जानना चाहते थे। नहीं, ये तो सारा काम ब्रांडिंग का होता है। ब्रांडिंग की दुनिया है। अगर आप जितना अच्छा अपने को टॉप टीप करके और लोगों के बीच में प्रस्तुत कर सकें, और ब्रांडिंग भी क्या अपन भारत में नहीं करें, भारत के बाहर अगर ब्रांडिंग होती विदेश में, तो विदेश का आदमी जो पर्यटक आता है वो जा कर के पैसे दे के जाता है। अपन भारत के आदमी से पर्यटन में कमाई की बात नहीं कर सकते हैं। बाहर का आदमी आएगा तो अशोका में रुकेगा या कल्चुरी में रुकेगा या ऐसे जगह रुकेगा, और वो अपना पैसा आकर के यहाँ पे खर्चा करेगा। या हमारे यहाँ अगर अपन देख ले कि सलवार सूट का उद्योग अपने यहाँ पर है, तो उसको भी अपन ब्रांडिंग नहीं कर पाए, वो कर लेते हैं। मतलब पर्यटन के साथ में बहुत सारे हमारे उद्योग भी उठ कर के ऊपर आ जाते हैं। अपन ठाकुर ताल के नहीं कर पाए ब्रांडिंग। अपन सारे लोग, हो सकता है कुछ लोग गए हों कुछ लोग नहीं गए हों, पर इतना प्राकृतिक रूप से भरपूर है वहाँ खुद होकर के। और अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे जे आ गया अपना तेंदुआ, पूरी प्रजाति वहाँ आकर के तेंदुआ की रह रही, तो वहाँ पर नहीं कर पाए। अब कर रहे हैं, तो शुरुआत हुई है, पर जो शुरुआत लेट करी ना अपन। अब दूसरा डुमना है, डुमना में क्या नहीं है, तेंदुओं की फौज है वहाँ पर, हिरनों की फौज है वहाँ पे, मोरों की फौज है वहाँ पे। इतना तो जाके हम कान्हा में नहीं देख पाते। अपन बांधवगढ़ और कान्हा में अगर अपन चले जाएं तो दूर आधा किलोमीटर दूर से अपन शेर को देखते हैं, या आधा किलोमीटर दूर से मोर को देखते हैं, या कभी कभी तो दिखते ही नहीं बेचारे पर्यटन, खाली घूम घाम के जंगल में और वापस आ जाते हैं। यही डुमना में अगर अपन घूम ले तो सामने बढ़िया मोर दिख रहे हैं, हिरन देख रहे हैं। वाइल्ड लाइफ की दृष्टि से सैचुरेशन की कंडीशन में है। राकेश मिश्रा है डिजिटल इंडिया एक्सप्रेस से, उनका आपने शुरुआत में बात कही कि जबलपुर शहर प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ है, यहाँ विकास की वैसी कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप में ये सौंदर्य से भरा हुआ है। लेकिन कई बार ऐसी बातें सामने आती हैं। अब देखिए, लंबे समय तक सत्ता शासन में भाजपा रही, कांग्रेस रही, दोनों ही राजनीतिक दल रहे। ऐसे में विकास हुआ
कि विकास के बाद विनाश की परंपरा शुरू हुई, क्या मानते हैं आप? नहीं देखिए, क्योंकि बात जिस तरह से विजन कहीं है नहीं, इंदौर भोपाल से हम बाहर नहीं जा पाते, क्या मानते हैं इसे? देखिए, इंदौर भोपाल से अपन इसलिए बाहर नहीं जा पाते, अपने देश को आज़ाद होने के बाद में अगर अपन पूरा सत्ता का कार्यकाल जो क्रीम कार्यकाल कहलाता है लगभग 50-55 साल का, उसमें सिर्फ कांग्रेस ने ही शासन किया हुआ है। अगर अपन थ्रू आउट अभी की बात करें तो 17-18 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और देश में अगर अपन बात करें तो कुल 15 साल भारतीय जनता पार्टी की या उनकी अलाइड मिला करके और सत्ता रही हुई है। तो शुरुआत का क्रीम तो हमने ख़त्म कर दिया है, सारा अन्य जगह लग गया। अब जब सारी बात आ रही है, विज़न की बात आ रही है और डेवलपमेंट की बात आ रही है, जिस सिर्फ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही संभव हुआ है, और इसीलिए आज लोग इंदौर और भोपाल से तुलना करने लग गए हैं। इसके पहले क्यों नहीं करी? क्यों राजधानी के लिए हमने लड़ाई नहीं लड़ी? क्यों भोपाल में बनने दी? तो उस समय के सारे नेताओं ने जब छोड़ दिए सारे के सारे अपने ब्रह्मास्त्र, और आज जाकर के जब हमारी सत्ता आई तो आप भोपाल से तुलना करने लगे, और भोपाल जैसा विकास चाहिए, इंदौर जैसा चाहिए। जब तुम सत्ता कर रहे थे, जब तुमने क्या किया? मेरा सवाल ये है कि लोकल एजेंसियां, नगर निगम, जेडीए, टीएनसीपी होती हैं, जब किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट की बात होती है तो सारी अनुमति या यहीं से मिलती है। उस समय हमारे जो सत्तासीन नेता हों, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस, किसी भी दल के हों, उनका क्या अंकुश नहीं रहता है? क्या रहता है? शहर जब चरपट होने लगता है या विकास, हम हमेशा अवेयरनेस की बात जनता पर थोपते हैं। अधिकारी निरंकुश है क्या, उनका कहना है? ये कहने का आशय है। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ियाँ हैं। 2-3 अलग अलग एजेंसियों को एक नगर निगम के अंतर्गत अगर जब तक हम मर्ज नहीं करेंगे, जब तक अपन इसी तरीके से विकास के लिए भटकते रहेंगे। कोऑर्डिनेशन टीएनसीपी है। अब टीएनसीपी क्या सोच रहा है जो नगर निगम को नहीं पता है, जेडीओ को नहीं पता है कौन सी रोड पे कमर्शियल होना चाहिए, कौन सी रोड पे आपका रेसिडेंशियल होना चाहिए, ये वो सोचता ही नहीं है। उसने दे दी परिकल्पना यहाँ से लेकर रानी ताल 120 फीट, तो जो नगर निगम को थोड़ी पता है क्या उतना पैसा नगर निगम के पास आएगा क्या? उस तरीके से हम 120 फीट की रोड बना पाएंगे क्या? जो कोऑर्डिनेशन की कमी, अगर जो सारी चीज़ें एक साथ मर्ज कर दो, आप जबलपुर नगर निगम के साथ जेडीए को कर दो, उसी के साथ टीएनसीपी को कर दो, अगर जो सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएगी तो एक अधिकारी रहेगा, एक नेता वहाँ रहेगा, तो सारी चीज़ें हो जाएगी। परमिशन काय के लिए मांग रहे हैं? अगर अपन टीएनसीपी जा रहे हैं तो हाई राइज बिल्डिंग के लिए परमिशन मांगने जा रहे हैं, और किसी के लिए जा रहे हैं क्या परमिशन मांगने? कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर जेडीए की बात अगर आती है तो जेडीए की सारी योजनाएं जो बनती है वो टीएनसीपी मंजूर करता है। तो क्यों ना जो सारी एजेंसियों को हम एक जगह रख लें, और एक जगह रखने के बाद में हमको फिर जब 10 जगह एनओसी के लिए भी नहीं भटकना पड़ेगा अगर कहीं विकास की बात आती है। तो ये सारी चीज़ की बात आती है। 4-5 माह हो गए हमारे कार्यक्रम चर्चा चौक को चलते। अक्सर राजनेता कहते हैं टीएनसीपी और जेडीए जैसी संस्था भ्रष्टाचार का कहने खत्म कर देना चाहिए। आपका क्या मानना है जेडीए और टीएनसीपी जैसी एजेंसियों को? मैंने पहले ही आपको बोला कि ये सारी चीज़ें अलग अलग होने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। जहाँ पे चुना हुआ जनप्रतिनिधि आएगा तो वहाँ आप जैसे जो जागरूक पत्रकार होते हैं तो उनकी अप्रोच होती है। आज अगर जबलपुर नगर निगम में अगर आपकी इजी अप्रोच है, आप किसी भी नेता को जाकर के बोल सकते हैं आज ये चीज़ हो रही है, क्या आज जेडीए में जाके आप बोल सकते हैं क्या वहाँ का सीईओ आपको चैम्बर में बैठाल देगा क्या? और जय आप अगर चुना हुआ महापौर है तो उसका दरवाज़ा आप 1 मिनट में बजाएंगे, सबसे पहले पत्रकार को एंट्री वहाँ मिल जाती है। तो हमारे जागरूक पत्रकार सबसे इजी अप्रोच में नगर निगम पहुंच जाते हैं। क्या हम जेडीए में पहुंच सकते हैं क्या हम टीएनसीपी में पहुंच सकते हैं क्या? टीएनसीपी का जो अधिकारी आपको दरवाजा ही नहीं खोलेगा। आप 4 लाइन किसी पेपर में छाप देंगे, एक दिन उस पर चर्चा होगी, दूसरे दिन से वैसा का वैसा उसका फिर रूटीन बन जाएगा। उसको भय नहीं है। भय होता है जहाँ जनप्रतिनिधि है। आप किसी नगर निगम की एजेंसी में चले जाइए, जब उस लोकल बॉडीज़ में कोई मेयर होगा, आप उसको बोलेंगे जे अधिकारी जे काम भ्रष्टाचार का कर रहा है, वो तत्काल आपके सामने अधिकारी को बुलाएगा और आपका आमना सामना करा देगा। तो वहाँ भ्रष्टाचार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होता है, हर जगह हो रहा है, और सारे संसार जान रहा है क्या, सारा जबलपुर शहर सब कोई जान रहा है कहाँ क्या नहीं हो रहा है। पर अंकुश लगाने का काम अगर कोई जनप्रतिनिधि या पत्रकार अगर कोई करेगा तो इजी।
कितने घोटाले जेडीए के आप लोग उजागर कर पाए? एक भी नहीं। और नगर निगम में जरा सा एक रोड खराब होता है तो पूरे समाचारों में पूरे जेडीए के भी आए हैं सामने, आपने भी पढ़ा पढ़े ना, 7-8 मामलों के अलावा कहीं चलते नहीं है। भैया का एक सवाल था, जी। श्रीवास जी का एक सवाल जी। था। पार्कों को लेकर स्थानीय रोड बंद तो जाते हैं पार्क, लेकिन रखरखाव की स्थिति ये रहती है नगर निगम से ही, अगर अपन ये देखें ये सड़कों की स्थिति इस है, सड़कों की नगर निगम की ये स्थिति रहती है। कुल मिला के उसका करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, नगर निगम रखरखाव की दृष्टि से क्या करते हैं? देखिए, आप लोगों ने जो इस प्रश्न में दो चीजें एक साथ जोड़ दी आपने। एक तो आपने पार्क भी जोड़ दिया, उसके साथ सड़क भी जोड़ दी, है ना। दोनों के अलग अलग उत्तर दूंगा। पार्क के रखरखाव की बात है, अगर भोपाल और इंदौर में वहाँ का नगर निगम पार्क बना के देता है तो वहाँ पे मेंटेनेंस के लिए वहाँ पे उन्होंने लोकल बॉडीज़ बना ली है जो पार्क के आजू बाजू रहती है, और वो उसको अपने अंतर्गत अपने हिसाब से मेंटेन करा देती है। अपने यहाँ ये चीज़ें नहीं हो पा रही। एक बार नगर निगम पैसा लगाता है, बाउंड्री वॉल बना दिया, शानदार डेवलप कर दिया, पर वहाँ के क्षेत्रीय लोग अगर रुचि ले लें और हाँ, और वो अगर बोले कि नहीं हम इसको मेंटेन करेंगे, खाली जबलपुर नगर निगम फूल पौधे लगाता रहे, तो वो चीज़ संभव होगी। ये चीज़ अपने यहाँ नहीं हो पाई। ये थोड़ी सी अगर जागरूकता आ जाए तो अपने यहाँ इतने पार्क बने हुए हैं मेंटेनेंस के अभाव में, तो ये चीज़ें। और रही दूसरी बात, आप जो सड़कों की बोल रहे हैं, सड़कों की जो स्थिति अपने यहाँ पर है, क्या पिछले 5 साल की सड़कें जो बनी हुई है उसको आप देख लो और उसकी क्वालिटी देख लो। ऐसी सड़कें जब बनती है, जब कंट्रोलिंग वाली बात आती है, तो ऐसी सारी लोगों ने कंट्रोलिंग करना चाहिए। और पिछले कार्यकाल में महापौर जी ने आप सारे लोगों को सुना, एक बात भी आप लोग बोलते रहे तो नीचे तक हम लोग पहुंच गए और उस काम को कराने का प्रयास करते रहे, इसलिए अच्छी बनी। और अपना शहर अब विकास की गति पकड़ चुका है। अगर अपन इसी तरीके से जागरूकता के साथ, जैसा आपका कार्यक्रम चल रहा है चर्चा चौक से, निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। लोग इसको देखते हैं, देखने के बाद इसमें प्रश्न भी करते हैं कि ये भी पूछ लो, ये भी पूछ लो। तो ये जागरूकता की बात इस वजह से होती है। ऐसे अगर 10 कार्यक्रम और शुरू हो जाएं और छोटे छोटे नेता भी इसमें आमंत्रित होने लगे तो सारी कंट्रोलिंग हो जाएगी। आज छोटी सी सड़क अगर कहीं बन रही है तो क्या जबलपुर नगर निगम का कमिश्नर उस सड़क को जाके देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। हमारे वीडियो बनाकर लाए थे अपने, ये वीडियो दरअसल सुभद्रा कुमारी चौहान वार्ड का है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपके कार्यकाल में, मैडम के कार्यकाल में पेवर ब्लॉक का बढ़िया काम किया गया था, लेकिन अभी स्मार्ट सिटी जल योजना में पाइपलाइन जोड़ रही है, तो पेवर ब्लॉक उखाड़ दिए पूरे इलाके के, बता रहे और वो छोड़ दिया एज इट इज। देखिए, ठीक करने की कुछ बता रहे, जबलपुर नगर निगम ने स्मार्ट सिटी के तहत राइट टाउन, नेपेड टाउन, गोल बाजार, ये 3 क्षेत्र को सम्मिलित किया। जैसे केंद्र की सोच थी, पहले तो लोग स्मार्ट सिटी मतलब जबलपुर शहर के बाहर बनाओ, पर केंद्र की जो योजना थी कि हम ऐसा एरिया एग्जैक्ट लगभग शायद कितना एकड़ मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहा है एकदम, हाँ कुछ 700-750 एकड़ एग्जैक्ट था, तो उतना शहरी एरिया जिसको हम डेवलप करेंगे, फिर वहाँ से जिस सारा का सारा हम फंडिंग वहाँ से जनरेट करेंगे, और वो फंडिंग जनरेट हो करके फिर हम उसी की तर्ज पे फिर 700-750 का एरिया डेवलप करेंगे। आज अगर हम उस स्मार्ट सिटी एरिया को अगर गंजीपुरा ले लेते या सुपर मार्केट अपना कमानिया गेट ले लेते, तो यहाँ क्या हम वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते रहे क्या? आज हम लोग 768 एकड़ है मेरे को लगता है, वो 768 एकड़ राइट टाउन, नेपेड टाउन, गोल बाजार, इसको लिया। अब वहाँ पे कौन कौन सी योजनाएं लगी? योजनाएं लगी 24/7 वाटर देने की बात में, वहाँ पे उसका अभी कनेक्शन का काम चल रहा है। पेवर ब्लॉक लगे हैं, निश्चित रूप से वो उखड़ रहे हैं, पर उसके साथ में ही उसका डेवलपमेंट भी होना है। लोगों को थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम एक साथ नहीं होते हैं। अगर अपन स्टेडियम के सामने की एक जो सड़क बनने जा रही है, तो उसमें पूरा का पूरा अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन होना है। जो हाई टेंशन लाइनें जाना है तो वो सारी की सारी अंडरग्राउंड जाना है। पहले जो NOC MPB ने दी हुई थी, तो उसमें उन्होंने केबल डक्ट बनाने की बात करी, और उसका डिज़ाइन इतना हैवी दे दिया रहा
कि अन्य शहरों में भी इतना हेवी डिज़ाइन नहीं देते रहे। तो MLB के सामने से मानस भवन होते हुए जो यहाँ पे सड़क बनी उसको बहुत देर लगी, पर अब जो बस स्टैंड से लेकर के और गेट नंबर 4 तक सड़क बनने जाएगी उसमें उतनी देर नहीं लगेगी। दूसरा जो आनंद भंडार से लेकर के जो अपनी बलूचिस्तान तक सड़क बनने जाएगी उसमें उतना देर नहीं लगेगा। इसी तरीके से गोल बाजार के चारों ओर सड़क बनना है, तो बहुत सारी क्वेरीज आती है, आपत्तियां आती हैं, तो उसका निराकरण ने वो कहने का उनका अर्थ ये है कि अगर उसको एज इट इज कर दे ठेकेदार जिसको भी काम मिला है तो पैसा भी व्यर्थ न जाए और जो बुजुर्ग बच्चे निकलते हैं उनको भी दिक्कत ना हो, उसकी बात। आपकी बात को हम आगे भी पहुंचाएंगे, चूंकि अब सत्ता में है नहीं जी। पर फिर भी पहुंचाएंगे। पर जहां जहां मैंने देखा है अभी जे पेवर ब्लॉक उखड़ने के बाद में और वो कनेक्शन जोड़ने के बाद में जब वो मिट्टी रिस्टोर हो जाती है उसके बाद उन लोग उस पेवर ब्लॉक को फिर से बैठाल रहे हैं। आज अपन अगर ओमती नाले के ऊपर की बात करें, शानदार वॉकिंग ट्रैक बन गया है, क्या जो स्मार्ट सिटी का काम नहीं है क्या? नहीं, अच्छा काम है, उसको बुराई थोड़ी कर रहे हैं। बता रहे आज अगर अपन भातखंडे से चलना शुरू करो, नौदरा ब्रिज तक आप नॉन स्टॉप आ जाते हो, नौदरा ब्रिज से आगे से लेकर के आप ज्योति टॉकीज तिराहे तक नॉन स्टॉप आ सकते हैं। जो स्मार्ट सिटी का काम है, अगर पैसे नहीं आते तो ये काम कभी नहीं होता। क्या स्टेडियम बन पाता? क्या कन्वेंशन सेंटर डॉक्टर बटालिया के सामने बन रहा है 48 करोड़ रुपए की लागत से, क्या बन सकता रहा? क्या भिटोली कुंड बन सकता रहा? क्या भिटोली कुंड के सामने ओपन थिएटर बन रहा है 5000 लोगों के लिए बैठने का, क्या बन सकता रहा? क्या भोरताल के अंदर एक ओपन थिएटर बना है जिसमें 100-200 लोग बाहर भी बैठ सकते ओपन एयर में और उसके अंदर भी बैठ सकते, क्या इसकी अपन कल्पना कर सकते रहे? क्या जब स्मार्ट सिटी नहीं आती जो सब नहीं हो सकता रहा? क्या गुलौआ तालाब में पैसा नहीं लगा है? क्या वहाँ पे जो फवारा लगा हुआ है क्या स्मार्ट सिटी से नहीं लगा है? क्या उसके पीछे जो सब्जी मंडी बनी है लोगों की, एक बता रहा हूँ, लोगों की डिमांड थी तो वो शानदार वहाँ नहीं बना है क्या? तो ये सारे काम जब भी हो सकते हैं जब धन का अभाव नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, अभाव नहीं रहे। वो उनकी बात दूसरी थी कि वो रिस्टोर बाद में काम हो जाए ताकि लोग परेशान न हो। प्रवीण मिश्रा है हमारे साथ, उनका कोई आपने सारी बातें बहुत अच्छी कही और वास्तव में सारी बातें हो रही हैं। वर्तमान परिदृश्य में अगर आप देखें तो जबलपुर की 8 दिशाओं में पूरा शहर अतिक्रमण के भार से करा रहा और अनियंत्रित ऑटो चालकों की अव्यवस्था है। इसका समाधान क्या हो? देखिए, समाधान जो निकालना है, शहरी क्षेत्र के अंतर्गत ऑटो को परमिट करने का काम RTO करता है। मैंने एक समाचार में पढ़ा हुआ था कि जबलपुर शहर में मात्र 2-2.5 हज़ार को भर परमिट दी हुई है जो शहरी क्षेत्र के अंतर्गत भ्रमण कर सकते हैं। आज जबलपुर शहर में 10 से 15 हज़ार ऑटो चल रहे हैं। इसके लिए जब स्वाति गोडबोले जी जब महापौर थी तो उन्होंने ट्रैफिक SP को बुलवाया था अपने चैम्बर में, RTO को बुलवाया था और उनको एक कलर कोडिंग करने के लिए बताया था, शायद आप लोगों को ध्यान होगा, और उनके रूट फिक्स करने के लिए बताया रहा। अपने यहाँ पे 5-7 रूट हैं, जैसे एक चल जाए आधारताल से लेकर के और रेलवे स्टेशन तक का, ये एक रूट है, इस एक रूट पे चलता है। दूसरा रेलवे स्टेशन से लेकर रांझी चलता है, तीसरा गढ़ा चलता है, चौथा गौरीघाट चलता है, 5वां आधारताल चलता है। यहाँ पे आप 1-1 हज़ार ऑटो को स्लॉट दे दीजिए और उसको हर 1 महीने बाद में उनका रूट बदल दीजिए, तो किसी को ये नहीं लगेगा कि मेरे को यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा मिलता है तो मेरे को पैसा कमाने नहीं मिलेगा। दिक्कत ये आती है, ऑटो वाला वहीं भागता है जहाँ उसको सबसे ज़्यादा पैसे कमाने के लिए मिलते हैं। अगर ये रूट सिस्टम अगर अपने यहाँ बच जाए तो इसके बाद में किसी के मन में कोई ऐसी दुर्भावना नहीं लाएगी। और एक अगर बोले 2 मिनट, तो इसको आप पट्टे बना दीजिए ना, पहला हरे रंग का दे दीजिए, दूसरा लाल रंग दे दीजिए, दूर से ही पता लग जाएगा किस रूट का ऑटो है। और दूसरा, अगर अतिक्रमण की बात है तो अतिक्रमण आज बहुत बड़ी तादाद में पिछले 5 साल में रुक गए हैं। अब आदमी की हिम्मत नहीं होती है। अभी आप किसी भी सड़क में चले जाएं, आप सरगुजा से रांची चले जाइए, आप इधर गोरखपुर जो NLT बनी थी उसमें लोगों ने अब NLT में हम चल नहीं पा रहे। अभी आप जिस आपकी बात का मैं पूरा सम्मान करता हूँ, आप देखिए जे कह जे बहुत छोटे काम है जे, और इसको बता रहा हूँ, इसको कंट्रोल करने का काम जो है वो नगर निगम के अतिक्रमण शाखा का है। इसके लिए जबलपुर शहर में एक माननीय मजिस्ट्रेट नियुक्त हैं जबलपुर नगर निगम के,
और वो जब वो माननीय मजिस्ट्रेट समय देते हैं तो उसके बाद में जबलपुर अतिक्रमण का जो नगर निगम का दस्ता है उनके साथ मजिस्ट्रेट के साथ जाता है। अन्यथा ये क्या ठेले वालों को हटाना संभव है क्या? अपन कल्पना कर ले 4 लोग इकट्ठे होकर के लठ लेकर के और जबलपुर नगर निगम के कर्मचारियों को भगा देते हैं। जब माननीय मजिस्ट्रेट जी साथ में होते हैं तो उस समय किसी की हिम्मत नहीं होती, वो तो पेनाल्टी और नहीं है तो उठा के जेल चलो जाओ, 1 हफ्ते आप जेल में रह लो। तो इस चीज को अपने माननीय मजिस्ट्रेट साहब अगर नियमित हमारा कहना है किसी के रोजगार की हानि भी ना हो और उनको ऐसा कोई योजना की परमानेंट व्यवस्था उनकी गिनतियाँ बना दीजिए, कहीं भी ऐसी व्यवस्था बना दीजिए ताकि अपना व्यापार तो करें और पब्लिक को परेशानी भी ना हो। देखिए, आपकी बात से मैं पूरा सहमत हूँ। आज गुलौआ तालाब के बाजू में शानदार सब्जी मंडी बन गई, ठीक है, पूरे के पूरे लोग सड़क पे सब्जी ले रहे हैं और हम लोग ले रहे हैं उन्हीं से सब्जी। जनता जो तय कर ले भैया जा करके गुलौआ तालाब के बाजू में जो सब्जी मंडी बनी है वहाँ जा करके बैठ जाओ। क्या बैठ रहे हैं क्या? वहाँ पे नहीं बैठ रहे। गुप्तेश्वर में जहाँ पे भारतीय खान ब्यूरो का ऑफिस बना है उसके सामने शानदार गुमटी बना के दे दी है, क्या वहाँ बैठ रहे हैं क्या? पूरे लोग सड़क पे पान का टपरा आकर के उसके अंदर रख जाता है। जनता की भी किसी का अन्य मतलब अब मैं किसी की क्या बोलूं, ये सारे टपरे कब्जे की नीयत से रख देते हैं, इसकी वजह से होता है। आप बड़ी सब्जी मंडी चले जाइएगा, सारे लोगों को चबूतरे अलॉट है, उन चबूतरों पर कोई नहीं बैठता है। अगर वे सारे के सारे ऊपर बैठने लग जाए तो इतनी भीड़ ही नहीं रहेगी सब्जी मंडी में। पर जो सिखाएगा कौन? ये तो प्रशासन को करना है। इसीलिए तो मैंने बोला इसके लिए सारे लोगों को यूनाइटेड होना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि जैसे सत्ता पक्ष में अगर भारतीय जनता पार्टी का मेयर है या कांग्रेस का मेयर है, अगर वो आदेश देता है तो दूसरी पार्टी लोग आंदोलन धरना कर प्रदर्शन कर देते हैं। ये कोऑर्डिनेशन अगर बन जाएगा तो उसके बाद इस चीज की कमी नहीं रहेगी। और दूसरा, आप जो सतपुला से रांझी तक की बात कर रहे हैं, सतपुला से लेकर के रांझी नाके तक का जो पेट्रोल पंप बना हुआ है वो एरिया जो है वो है सेना के अंतर्गत, तो वहाँ पे अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। पर क्या धमापुर से लेकर के रांझी तक का जितना हिस्सा जबलपुर नगर निगम का था, क्या आज 4 लेन के रूप में विकसित नहीं हो रहा है? क्या रांझी से लेकर के अपन 10 मिनट के अंतर पे गोकलपुर तक पहुँच रहे हैं? पहले जब अपन कल्पना कर सकते रहे कि क्या शीतला माई से लेकर के अपन जो बंगाली क्लब का जो एरिया बना हुआ है वहाँ तक अपन कल्पना कर सकते रहे क्या जाने की? तो जो अतिक्रमण धीरे धीरे टूटेंगे। लोगों ने उसका भी विरोध किया था। 80 फीट की सड़क है, वो लोग बोले 70 फीट बनाओ, महापौर जी बोले नहीं 80 ही बनाएंगे। जब वो अड़ गई तो आज 80 फीट पे बनने तैयार है। तो ये इसमें सपोर्ट लगता है। तो इसमें अगर सारे राजनेता इकट्ठे हो जाएं तो अच्छी सड़क बनेगी। जबलपुर पश्चिम में गढ़ा वाली सड़क बनी, जो मैं रानीताल से लेके पंडा मड़िया तक की बात कर रहा हूँ, 40 फीट की सड़क है। लोगों के साथ जूझना भी पड़ता है, जो सत्ता पक्ष का जो लीडर होता है लड़ना पड़ता है। नीलेश चौधरी है हमारे साथ जी। नगर पालिका पोर्टल है टैक्स कलेक्शन, उसके बावजूद भी नगर निगम को टैक्स कलेक्शन में देखना पड़ता है। और आपके टेन्योर के समय आपने काफ़ी काम किया था, बड़े 15,000 कलेक्शन रिकवरी किया था, तो क्या बताया नहीं, जो कैसे ठीक कर सकते? जो टैक्स वसूली की जो बात होती है, एक तो स्वप्रेरणा होनी चाहिए कि मैं इस जबलपुर शहर की सड़क का उपयोग कर रहा हूँ, मैं इस जबलपुर शहर की सार्वजनिक लाइट का उपयोग कर रहा हूँ, मैं सार्वजनिक पानी का उपयोग कर रहा हूँ, मैं सफाई का उपयोग कर रहा हूँ। ये भावना जब तक डेवलप नहीं होगी, जब तक अपनी टैक्स देने तैयार ही नहीं होगा। बड़े बड़े गोदाम बना लिए हैं लोगों ने और टैक्स देने तैयार नहीं है, कमा रहे उससे करोड़ों। जबलपुर नगर निगम को कितना टैक्स देते हो भैया? 1000 स्क्वायर फीट के मकान का टैक्स अगर अपन नॉर्मल रूप में देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1500-1600 1800 या कहीं दूसरा एरिया होगा तो 2400 रुपये लगेगा। आप उसको दिन में डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये टैक्स लगा। अब उस 10 रुपये में आप हमारे घर के सामने झाड़ू लग जाए, हमको 24 घंटे लाइट मिल जाए, हमको 24 घंटे पानी मिल जाए। अपन लोग एक पानी की बोतल खरीदते हैं तो 15 रुपए की खरीदते हैं। जबलपुर नगर निगम जो है 1780 रुपए टैक्स का लेता है, वाटर टैक्स का। वो 1780 रुपए भी आदमी देने तैयार नहीं है। एक बोतल की कीमत 15 रुपए होती है। बाहर अपन जब रेलवे में जाते हैं 365 मल्टीप्लाइड बाई आप 15 कर दीजिए, कितना टैक्स हो जाएगा? वो भी एक बोतल। और जबलपुर नगर निगम 2-2 घंटे और कहीं कहीं तो 24 घंटे पानी दे रहा है।
उससे आदमी गाड़ियां धो रहा है अपनी, और टैक्स देते टाइम भैया पानी नहीं आ रहा है, 1780 रुपये नहीं दे रहा है। एक दिन का 4 रुपये है टैक्स, पानी का टैक्स एक दिन का 4 रुपये है, और 4 रुपये में पूरा घर नहा रहा, धो रहा, पानी पी रहा है, गाड़ियां साफ कर रहा है, और ज़्यादा है तो कई लोग नाल में पानी सटक लगा करके और नाली में बहा रहे हैं। मतलब उनको इस चीज़ की भी कीमत नहीं है कि वो पानी कितना महंगा है, कितना महंगा है। प्रेम का भाव है। तो ये चीज़ें होना चाहिए। सारे मुद्दों पर आपने बात की, बड़ी बात है जो वर्तमान नेतृत्व है उसके प्रति आपके क्या विचार है? नहीं, हाँ, वर्तमान नेतृत्व मतलब कहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी शानदार काम कर रहे हैं हमारे। शहर की बात करें, शहर के किस नेता की आप बात कर रहे हैं? जो हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे माननीय सांसद जी शानदार काम कर रहे हैं, हमारे माननीय विधायक जी हैं वो मस्त काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कुल मिला करके सारे लोग इकट्ठा होकर के और विकास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी वजह से आज विकास हो रहा है। उस विकास में आज कांग्रेस की सत्ता भी अगर सम्मिलित हो जाए या कांग्रेस के लोग भी सम्मिलित हो जाएं और हम लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करें तो और अच्छी विकास की कल्पना हम लोग कर सकते हैं। कॉफी हाउस विचार मंच के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व महापौर सदानंद जी गोडबोले थे, और बहुत अच्छी बातें उन्होंने हर मुद्दे पर बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी। ज़रूरी है कि जबलपुर शहर के विकास के लिए एक बेहतर मार्गदर्शक की भी हम लोगों को आवश्यकता दिख रही है, और हम सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में उनको भी नई जिम्मेदारी सरकार देगी। और सब अपनी अपनी बातें करते हैं। शहर तो कह रहा है चलते चलते ये भी कि वक्त एक दरिया है, इसके साथ बहना सीख लो, वरना ये तुमको बहा कर बेझिझक ले जाएगा। अगले सप्ताह हम फिर एक नए मुद्दे पर, मुद्दा तो खैर वही रहेगा, शहर का विकास, नए विचार के साथ, नई शख्सियत के साथ रूबरू होंगे आप सबके साथ। गोडबोले जी का हम 2-3 मिनट और चाहते हैं। शर्मा जी, आइए नीला जी, अरे आपका आशीर्वाद। आइए नीला जी, बहुत स्वागत है, हम पुनः नहीं अपना ही गुलाब आपके लिए। अरे जी आपके लिए बहुत लीजिए, आइए राजेश, आइए शर्मा जी, आइए, एक एक करके सब लोग खिंचवाएंगे। आपने भी आए, हम लोगों की तरफ से एक छोटा सा सकारात्मक कदम के लिए बातें निकलेंगी उसको हल लेंगे, दूर तक जाएगी बात। आइए शर्मा जी, आइए तो, आइए मिश्रा जी, सारे हाथ लगे नहीं, इसीलिए तो तस्वीर के साथ। और राकेश, अपन लोगों की हो जाए, आ जाओ भैया, हम लोग दोनों राकेश के साथ। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी आप कॉफी हाउस विचार मंच पर पूर्व महापौर सदानंद गोडबोले के शहर विकास की संकल्पना को लेके विचार सुन रहे थे। उनका कहना है कि सभी को एक साथ मिलकर, घुल मिलकर एक होना पड़ेगा। बहुत सारी एजेंसियों के भी एकीकरण की बात की, मतलब विकास के लिए एकता महत्वपूर्ण है, चाहे एजेंसियों की हो, चाहे राजनीतिक दलों की हो, नेताओं की हो, विचारों की। जब एक विचार से आगे चलेंगे तो विकास की रफ्तार तेज होगी, जबलपुर शहर विकास को लेके आगे बढ़ेगा। अगले शनिवार को फिर किसी शख्सियत से रूबरू होंगे, उससे जानने की कोशिश करेंगे शहर विकास को लेके उसके विचार। तब तक के लिए नमस्कार।